क्लास 11th हिंदी मीडियम। ठीक है, आज आपके ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो तीसरा चैप्टर है सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, स्टार्ट करना है। हम जो है तो तीसरे चैप्टर में आज आपके ऑनलाइन क्लास में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमको ये पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है एक विमीय गति। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सरल रेखी गति क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, चैप्टर के नाम का सेंस आप समझें। तो जब कोई भी वस्तु इस तरह से गति करती है कि उसके विभिन्न समय अंतरालों में जो वस्तु की स्थिति है उसके गति के दौरान, ठीक है, अलग अलग स्थितियां होंगी। तो यदि उन सभी स्थितियों को एक रेखा से मिलाया जाए, ठीक है, मतलब सभी स्थितियों को एक रेखा से मिलाया जाए, एक लाइन से मिलाया जाए, तो वो सभी स्थितियां एक ही सरल रेखा में पड़ती हैं, एक ही सीधी रेखा में पड़ती हैं। तो वो इस तरह की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, ए से कोई वस्तु बी में गई, बी से सी में, सी से डी में, इन सभी बिंदुओं को मिला दो तो क्या मिला, एक सरल रेखा मिला। तो यहाँ पर विभिन्न स्थितियों, विभिन्न समय अंतरालों में जो वस्तु की स्थितियाँ हैं वो एक ही सरल रेखा पर पड़ती हैं। तो इस तरह की गति को हम सरल रेखी गति कहते हैं। तो इस चैप्टर में आते हैं, सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो है एक विमीय गति। एक विमीय गति आपको ध्यान देना है कि एक विमीय गति क्या है। तो जब कोई भी वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की गति को एक विमीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विमीय गति। जैसे ए से कोई वस्तु बी में जाए, बी से सी में, सी से डी में, तो इस तरह की गतियां एक विमीय गति कहलाती है। तो परिभाषा देंगे, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु की गति को एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति कहते हैं। तो इस तरह की गति को क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का, जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो हमको विस्थापन एक ही दिशा में मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर कार की गति, ठीक है, सीधी सड़क पर कार की गति है, रेलवे ट्रैक पर रेल की गति, इस तरह की गतियां जो हैं वो एक विमीय गति कहलाती है। यहाँ विमीय का दिशाओं से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद द्विविमीय गति क्या होती है ये ध्यान देंगे। द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन, क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो द्विविमीय गति वह गति होती है जब कोई वस्तु किसी तल में गति करती है, किसी समतल में गति करती है, तो वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे बोर्ड है, बोर्ड में हमें देख रहे हैं एक तल है, ठीक है, जिसमें दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस नीचे हुआ और ये वाई हुआ। तो एक तरह से ये एक्स वाई प्लेन हुआ, एक्स वाई तल हुआ। अब हम कोई वस्तु यहाँ पर है, फिर वस्तु गति करके यहाँ पर आ जाए, तो इस तरह की गति को क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। जब वस्तु किसी तल में गति करती है तो इस तरह की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। इसमें सबसे सिंपल है, आप कैरम में उसके स्ट्राइकर गोटी की गति जो होती है, प्रक्षेप गति होती है, तो इस तरह की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। होता क्या है, जब कोई वस्तु द्विविमीय गति करती है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट
x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों परिवर्तित होते हैं। ठीक है, हमको प्लेन में गति करता हुआ दिखाई देती है, किसी तल में गति करती हुई होती है। इसके बाद त्रिविमीय गति क्या होती है? त्रिविमीय गति जिसको कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जब कोई वस्तु स्पेस में गति करती है, आकाश में गति करती है, तो इस तरह की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। मतलब त्रिविमीय गति में कोई वस्तु गति करना तब कही जाती है जब उसके तीनों निर्देशांक x, y और z एक्सिस के निर्देशांक परिवर्तित होते हैं या प्रभावित होते हैं, या x, y, z एक्सिस के रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र लिया जाता है और इन तीनों अक्षों के अंदिश वस्तु की गति पर विचार किया जाता है। तो स्पेस में जब कोई वस्तु गति करती है तो इस तरह की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे पतंग की गति, पक्षियों की गति, हवाई जहाज की गति, तो इस तरह की जो गति है वो त्रिविमीय गति कहलाती है। इसके बाद आगे आपको समझना है दूरी, क्योंकि ये सरल रेखा में गति का चैप्टर है तो इससे संबंधित दूरी, विस्थापन, वेग, चाल। तो दूरी हम किसको कहते हैं? ध्यान देना, ध्यान दीजिए आप लोग, दूरी जिसको कहते हैं डिस्टेंस। तो ये दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय में जो तय किए गए रास्ते की लंबाई है वो दूरी कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय में वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से कहीं डी आया, तो कुल दूरी क्या हुई? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और किसी भी दिशा में दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसी है? राशि है, अदिश है। तो मतलब कहने का कि कोई वस्तु किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय में किसी भी दिशा में जो तय किए गए रास्ते की लंबाई है उसको दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर, एमकेएस में लेंगे तो मीटर है, सीजीएस में सेंटीमीटर है, एफपीएस में फुट है ना, और किलोमीटर है। इस तरह से इस दूरी का मात्रक है दूरी अदिश राशि। अब इसके बाद आता है टॉपिक आपका विस्थापन। विस्थापन जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देंगे, विस्थापन थोड़ा दूरी से अलग है तो एक प्रकार का ये भी वस्तु द्वारा चली गई रास्ते की लंबाई ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो विस्थापन क्या है ये ध्यान देना है। तो गति के दौरान, वस्तु के गति के दौरान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या है, उसकी अंतिम स्थिति क्या है। वस्तु गति कर रही है तो प्रारंभिक समय में एक बिंदु पर है तो अंतिम समय में किसी दूसरे बिंदु या दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कहलाती है विस्थापन। ध्यान देंगे, विस्थापन के लिए क्या होता है? ए है, ए से कोई वस्तु बी तक पहुंचती है, फिर बी से आती है सी तक। तो आप ये देखेंगे कि चली गई दूरी तो आपका ए बी प्लस बी सी है, कुल तय की गई रास्ते की लंबाई है, लेकिन विस्थापन थोड़ा इससे डिफरेंट है। कैसे होगा? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति सी है। तो जो विस्थापन की गणना की जाएगी, जो विस्थापन पर विचार किया जाएगा, वो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति देखी जाएगी। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उसके अंतिम स्थिति की जो ये कम से कम दूरी,
एट लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वस्तु की किन्हीं कम से कम, वस्तु की किन्हीं दो स्थितियों के बीच कम से कम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अब ध्यान देंगे कि विस्थापन की स्थिति में ये दूरी और ये दूरी नहीं लिया गया, केवल ये दूरी लिया गया, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ए पर है, अंतिम स्थिति सी पर है। ठीक है, मान लीजिए ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो 5 मीटर चली गई दूरी हुई, लेकिन ये 2 मीटर है, तो जो विस्थापन होगा वो 2 मीटर माना जाएगा, ना कि 3 × 2 = 5। दूरी तो 5 मीटर माना जाएगा, लेकिन विस्थापन 5 मीटर न मान के 2 मीटर ही माना जाएगा। तो आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ थोड़ी दिशा पर भी विचार करने की बात आ गई सामने। ठीक है, ए से बी की ओर, फिर बी से सी की ओर, माने ए से बी की ओर जाना है, फिर बी से सी की ओर ही जाना है। ठीक है, मतलब दिशा थोड़ी विचार करने लायक है, दिशा की आवश्यकता हो गई। ठीक है, और इस पर भी ध्यान दिया गया कि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है, तो विस्थापन है। अब एक उदाहरण और हम विस्थापन के लिए दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु ए पर है, बी पर गई, फिर बी से सी में गई, सी बिंदु पर गई, और सी से घूम करके पुनः वो ए पर आ गई। ठीक है, ए से बी, बी से सी और सी से चलकर पुनः ए पर पहुंचती है, तो उस समय वस्तु का जो विस्थापन होगा वो शून्य हो जाएगा, 0 विस्थापन है। क्यों? क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही है। ठीक है, मतलब वस्तु की 2 स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी 0 है। तो इस तरह हम जो है विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूरी यहाँ 0 नहीं है। दूरी में तो आपका आएगा AB + BC + CA, ये कुल चली गई दूरी है, लेकिन विस्थापन शून्य है। जैसे स्कूल से आप घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, तो जब घर पहुंच जाते हैं तो उस समय आपकी जो विस्थापन है वो 0 है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात थोड़ा विस्थापन के बारे में और समझना है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक भी होती है। मतलब दिशा बदलने से एक दिशा में हम जा रहे हैं, फिर उसके विपरीत दिशा में भी जा रहे हैं, तो वो जो हमारे द्वारा जो विपरीत दिशा में चली जाती है वो ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे हम घर से स्कूल आए, ठीक है, तो मान लीजिए 2 किलोमीटर आए तो +2 किलोमीटर हुआ, फिर स्कूल से घर गए तो विपरीत दिशा में जाते हैं तो -2 किलोमीटर हुआ। ठीक है, फिर घर में पहुंच के हम दोनों दूरी जोड़ेंगे तो +2 और -2 = 0 हो गया। तो विस्थापन 0 भी हुआ और ऋणात्मक भी हुआ। क्यों ऋणात्मक हुआ कि प्लस हम घर से स्कूल आए तो +2 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर गए तो -2 किलोमीटर। यहाँ माइनस चिन्ह का अर्थ केवल दिशा से मतलब है, ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि विपरीत दिशा में, दिशा का अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह दूरी सदैव धनात्मक होती है, शून्य भी हो सकती है। वस्तु बिल्कुल दूरी तय न करे रास्ते की लंबाई तो 0 है। ठीक है, और सदैव धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक होगी, ऋणात्मक भी होगी और शून्य भी होगी। और विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद चाल, हम चाल में आते हैं, विचार कर रहे हैं कि चाल क्या है। तो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी के बारे में हम समझे। अब चाल क्या है, ध्यान दें। तो चाल जिसको कहते हैं स्पीड, तो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। माने वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब किसी भी दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि इसके परिभाषा में ही क्लियर हो गया है
कि किसी भी दिशा में, मतलब चाल के लिए निश्चित दिशा नहीं है। और एकांक समय में, एकांक समय का मतलब है 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे, है ना। यदि एक सेकंड में है तो प्रति सेकंड, 1 मिनट है तो प्रति मिनट, और 1 घंटे है तो प्रति घंटे। जैसे हम कहते हैं ना 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 10 मीटर चला 1 सेकंड में, ठीक है। फिर 20 मीटर प्रति मिनट, तो 1 मिनट में 20 मीटर। फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो पर इकाई समय के लिए, ठीक है, किसी भी दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। और चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल का मात्रक कैसे आएगा, आपको ध्यान देना है। चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक दूरी का मात्रक और समय के मात्रक पर निर्भर करेगा। दूरी का मात्रक हम एमकेएस पद्धति में यदि मीटर लें, और समय का मात्रक यदि हम सेकंड लेते हैं तो मीटर बटे सेकंड, और लिखा जाता है मीटर आव्लिक सेकंड, ठीक है। इस तरह से चाल। अब इसके बाद हम वेग में आते हैं। ध्यान देना, वेग में कौन सी ऐसी विशेषता है जो चाल से डिफरेंट है। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, जहां किसी दिशा है वहां हम बदल देंगे निश्चित दिशा में। तो वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ जो किसी भी दिशा है वो बदल जाएगा, निश्चित दिशा हो जाएगा, तो ये चाल जो है बदल जाएगा वेग में, ठीक है। तो निश्चित दिशा है, मतलब दिशा का ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसी राशि जिसमें दिशा बताना आवश्यक होता है तभी उसका अर्थ पूरा होता है। तो इस तरह की राशि को हम कहते हैं क्या, कि सदिश राशि। तो वेग जो है एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक है। और मात्रक वही है, ठीक है, बीमी सूत्र वही है। तो हम फिर से वही चाहे तो लिख सकते हैं, दूरी बटे समय, या कुछ जगह विस्थापन बटे समय भी लिखा रहता है, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, और मात्रक तो विस्थापन और दूरी का दोनों एक है, तो हम लिख देंगे मीटर बटे सेकंड, तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस तरह वेग और चाल आप ये समझे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, इसमें एक समान गति। एक समान गति, गति तो होती है लेकिन एक समान गति क्या है, इस पर थोड़ा विचार करिए। कि जब कोई वस्तु एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए ए से बी तक 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की, फिर बी से सी वही 5 सेकंड में फिर 10 मीटर दूरी तय की, फिर सी तक पहुंची, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर दूरी तय की। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हर 5 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एक समान 10 मीटर है। तो इस तरह की जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस तरह की गति को, वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट इसका असमान गति क्या है, असमान, या इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं परिवर्ती गति, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या वेरिएबल मोशन। तो जस्ट इसका डिफिनेशन वही है कि जब कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, अलग अलग दूरियां तय करती है, तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। इसके बाद अगला आपका जो है टॉपिक असमान या परिवर्ती गति। फिर बेसिक टर्मोलॉजी में नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है त्वरण। ध्यान से समझेंगे त्वरण, त्वरण के बारे में समझेंगे। त्वरण जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन, त्वरण। तो त्वरण क्या है,
किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहा जाता है। आप देख रहे हैं ना, जब कोई वाहन चलती है रोड में तो जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ वेग कम हो जाती है, खुली जगह है तो हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित समय में, इकाई समय में वस्तु के वेग में कितनी कमी या वृद्धि हुई या परिवर्तन की दर हुई तो हम वहाँ त्वरण का अर्थ लगाते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं और कमी की दर को मंदन कहते हैं। ध्यान रखना, अर्थ दोनों का लगभग एक है, केवल एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो वस्तु के वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। तो वस्तु के वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में वृद्धि, वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी सदिश राशि है। तो वेग में वृद्धि और बटे समय, ये हो गया त्वरण। अब त्वरण का मात्रक कैसे बताएंगे? तो वेग में वृद्धि आखिर वेग ही है, तो वेग का मात्रक अभी हम निकाले हैं मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक हम फिर सेकंड ले लेंगे तो आएगा मीटर बटे सेकंड और गुणे सेकंड, नीचे 2 बार सेकंड आया। तो नेक्स्ट आएगा इसका जो मात्रक होगा वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस तरह त्वरण का मात्रक, त्वरण कैसी राशि है। फिर एक समान त्वरित गति क्या है? एक समान त्वरित गति, ध्यान देंगे, एक समान गति जैसे आया था ना एक समान, उसी तरह से एक समान त्वरित गति कैसी होती है। तो एक समान त्वरित गति हम किसको कहते हैं? जब वस्तु में गति के दौरान समान समय अंतराल में वस्तु में वेग की वृद्धि समान होती है, वस्तु में वेग की वृद्धि समान होती है तो हम कहते हैं एक समान त्वरित गति। मतलब हर एक निश्चित समय के पश्चात वस्तु के वेग में वृद्धि एक समान रूप से होती है। तो इस तरह की गति को कहा जाता है एक समान गति। जैसे इसका उदाहरण है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है, यदि हम कोई पत्थर ले हाथ में और कुछ ऊंचाई से उसको छोड़ दें तो वह वस्तु पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर गति करती हुई आती है। तो चूंकि वस्तु फेंकी नहीं जा रही है, छोड़ी जा रही है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग तो शून्य है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो प्रति सेकंड वस्तु के वेग में वृद्धि 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड उसके वेग में वृद्धि होती जाती है प्रत्येक सेकंड में। तो इस तरह उसमें एक प्रकार का त्वरण लग गया, ठीक है, क्योंकि वेग में वृद्धि की दर प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड, ये प्रति सेकंड वेग में वृद्धि हुई जो त्वरण कहलाया। और इस तरह चूंकि प्रत्येक सेकंड में समान रूप से वेग में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस तरह के त्वरण को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो आगे फिर आपको हम और कंप्लीट कराएंगे, अभी इसको कॉपी पे लिखिए, कंप्लीट करिए।